नमस्कार साथियों। अक्सर आपने चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पर सवाल देखे होंगे पेपर में, जो अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं। हालांकि इनकी ट्रिक तो बनती है, एक फॉर्मूले से हम डायरेक्टली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, पर फिर भी कई बार क्वेश्चन में वैल्यू की इस तरीके से दे दी जाती है कि आपको क्वेश्चन को डिटेल में भी आना चाहिए। तो इसके एक बार पहले बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है, फिर इनके अंतर पर सवाल देखेंगे। जैसे आपके सामने एक पिक्चर दिखाता हूँ। मेरे भाई, ये कोई किसान व्यक्ति है और ये कहाँ पर गया, किसी बैंक में गया। इसको किसान व्यक्ति को पैसों की जरूरत है, ठीक है। तो किसान बैंक से जो है कुछ पैसे उधार लेगा। तो जो धनराशि हम किसी से उधार लेते हैं या कोई हमें उधार देता है, उसको हम प्रिंसिपल यानी कि मूलधन बोलते हैं। मान लेते हैं भाई, इस किसान भाई ने जो है, किसान व्यक्ति ने बैंक से 10,000 रुपए लोन पर लिए, 10,000 रुपए उधार पर लिए। अब ये किसी ना किसी ब्याज दर पर लेगा। भाई बैंक वाला जो है, वो फ्री में तो पैसे देगा नहीं कि भाई तुम पैसे लो और कुछ समय के बाद वापस दे देना। वो क्या कहेगा कि इसके ऊपर ब्याज लगेगा। मान लेते हैं वह ब्याज प्रतिशत कितना बोलता है, 10% प्रतिवर्ष, 10% पर एनम। इस तरीके से जो है ब्याज बताया जाता है। तो 10% का मतलब क्या हुआ, 1/10, 1/10, यानी हर 10 रुपए के ऊपर 1 रुपए ब्याज लगेगा एक साल में। एक साल में हर 10 रुपए के ऊपर 1 रुपए ब्याज। तीसरा सवाल, मेरे भाई बैंक ये पूछेगा, बैंक मैनेजर ये पूछेगा कि भाई कितने समय के बाद तुम पैसे वापस लौटा दोगे। तो मेरे भाई, ये किसान कहता है कि मैं तुम्हें 3 साल के बाद जो है पैसे वापस लौटा दूंगा। तो यही धनराशि साधारण ब्याज पर किस तरीके से चलेगी और चक्रवृद्धि ब्याज पर किस तरीके से चलेगी। भाई मूलधन हमारा कितना है, 10,000 रुपए। अब साधारण ब्याज में ब्याज केवल मूलधन के ऊपर लगता है, केवल प्रिंसिपल के ऊपर लगता है। तो 10,000 रुपए के ऊपर 10% के हिसाब से पहले साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1,000 रुपए। 10,000 रुपए के ऊपर 10% के हिसाब से दूसरे साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1,000 रुपए। ऐसे ही 10,000 रुपए के ऊपर 10% के हिसाब से तीसरे साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1,000 रुपए। लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। ब्याज के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है। तो यही धनराशि अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर मानूं, तो पहले वर्ष 10,000 रुपए के ऊपर ब्याज लगेगा, 10% के हिसाब से ब्याज कितना हो जाएगा, 1,000 रुपए। अब दूसरे वर्ष पहले ब्याज लगेगा 10,000 रुपए के ऊपर, 10% के हिसाब से ब्याज कितना बना, 1,000 रुपए। पर दूसरे वर्ष पहले वर्ष के ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा। 1,000 रुपए के ऊपर 10% के हिसाब से ब्याज कितना हो जाएगा, 100 रुपए हो जाएगा। फिर बारी आती है तीसरे वर्ष की। तीसरे वर्ष ब्याज लगेगा सबसे पहले मूलधन के ऊपर। 10,000 रुपए के ऊपर 10% के हिसाब से ब्याज कितना बना, 1,000 रुपए। लेकिन तीसरे वर्ष पहले और दूसरे वर्ष के ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा। पहले वर्ष के 1,000 रुपए के ऊपर 10% के हिसाब से ब्याज कितना बना, 100 रुपए। दूसरे वर्ष के 1,000 रुपए के ऊपर 10% के हिसाब से ब्याज कितना बना, 100 रुपए। और दूसरे वर्ष के 100 रुपए के ऊपर 10% के हिसाब से ब्याज कितना बना, 10 रुपए हो गया। अब मेरे भाई, यहां जो आपको ये पूरी वैल्यू दिखाई दे रही है, ये क्या है, 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर मैं यहां से पहली लाइन को हटा दूं, केवल पहली लाइन को हटा दूं, पहली लाइन क्या थी, केवल सिंपल इंटरेस्ट थी, केवल साधारण ब्याज था। तो यहां से 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए और 10 रुपए, ये जो 310 रुपए हमें दिखाई दिए, ये क्या है, 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। ये पूरी वैल्यू कंपाउंड इंटरेस्ट। पहली लाइन को अगर मैंने हटा दिया, जो कि आपका सिंपल इंटरेस्ट था, तो 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए और 10 रुपए, ये क्या बचा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 3 सालों का अंतर। अब इनके ऊपर सवाल किस तरीके से आते हैं, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन, ऑन व्हाट सम विल द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years एट 5% बी ₹125। वह धनराशि क्या होगी जिस पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ₹125 होगा। अब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको सिंपल वैल्यू दी हुई है, फ्रैक्शन में नहीं दी हुई, तो 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होता है मेरे भाई, R²/100% ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन इसके बराबर अंतर के बराबर होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया, 5, 5 का वर्ग कितना, 25, डिवाइडेड बाय 100। प्रतिशत का मतलब 1/100 गुणा में पी, किसके बराबर, अंतर 125 के बराबर। 25 से गया 1, 125 कितने पर जाएगा, 5 पर। मूलधन कितना निकल कर आया, 5 गुणा में 100 गुणा में 100, यानी कितना हो गया मेरे भाई, 50,000 रुपए हो गया। लेकिन हर बार ये ट्रिक आपकी नहीं लगेगी अगर क्वेश्चन आपसे यहां पर वैल्यू चेंज करके पूछ लिया। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 12.5% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 64 रुपए हो गया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12.5%, जिसका अनुपात क्या होता है, 1/8, 1/8 होता है। तो अब हमें टेबल मेथड या ट्री मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। मूलधन यानी प्रिंसिपल में कितना मानूंगा, डिनोमिनेटर 1/8, डिनोमिनेटर यानी हर क्या है आपका 8, 8 की पावर समय, समय कितना दिया है, 2 वर्ष, समय कितना दिया है, 2 वर्ष। तो मूलधन मैंने कितना मान लिया, 64 रुपए, 64 रुपीज मान लिया। 64 रुपए के ऊपर 12.5% यानी 1/8 के हिसाब से पहले साल का ब्याज कितना, 8 रुपए। 64 रुपए के ऊपर 1/8 के हिसाब से दूसरे साल का ब्याज कितना, 8 रुपए। लेकिन दूसरे वर्ष पहले वर्ष के ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। पहले वर्ष के 8 रुपए के ऊपर
1/8 के हिसाब से ब्याज कितना बना? 1 रुपए। अब यहाँ पर हमें जो टोटल वैल्यू मिली, टोटल वैल्यू जो हमें यहाँ पर मिली है 8 रुपए, 8 रुपए और 1 रुपए। 8 रुपए, 8 रुपए और 1 रुपए, ये क्या हो गया? आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर मैं यहाँ पर सबसे पहली लाइन को हटा दूँ, जो कि क्या है? आपका सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट। तो ये 1 रुपए क्या है मेरे भाई? 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। 2 सालों के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है। हमारे हिसाब से कितना बना? 1 रुपए और क्वेश्चन में कितना दिया है? 64, 64 दिया हुआ है। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई? 64। तो 64 को भी 64 से गुणा कर लेते हैं। मूलधन कितना है? 4096 रुपए, 4096 हो जाएगा। ऐसे ही 3 सालों के ऊपर सवाल कैसे आता है? वह धनराशि क्या होगी जिस पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 930 रुपए होगा। अब यहाँ पर जो प्रतिशत वैल्यू है वो एक सिंपल वैल्यू है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? पी आर स्क्वायर 300 प्लस में आर डिवाइडेड बाय 100 गुणा में 100 गुणा में 100 किसके बराबर? अंतर के बराबर। 3 सालों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 10 मेरे भाई। p गुणा में 10 का वर्ग कितना होता है? 100 होता है। 300 प्लस में 10 कितना हो जाएगा? 310 हो जाएगा। 310 डिवाइडेड बाय 100 गुणा में 100 गुणा में 100 किसके बराबर? 300 सॉरी अंतर 930 के बराबर हो गया। यहाँ से 100 से आपका 100 कट गया। 310 से 930 कितने पर जाएगा? 3 पर। p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 गुणा में 100 गुणा में 100 यानी मूलधन कितना निकल कर आया? 30,000 रुपए निकल कर आया। अब यही क्वेश्चन वैल्यू बदल कर दे दिया जाए, वह धनराशि क्या होगी जिस पर 12.5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 125 रुपए होगा। अब यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फ्रैक्शन में दे दिया। 12.5% का अनुपात क्या होता है? 1/8। तो इस बार मूलधन कितना मानेंगे? डिनोमिनेटर 8 की पावर 3। 3 क्या है मेरे भाई? समय। समय हमें कितना दिया है? 3 वर्ष। 8 की पावर 3 यानी मूलधन मैंने कितना मान लिया? 512 रुपए। अब 512 रुपए के ऊपर पहले वर्ष ब्याज लगेगा 1/8 के हिसाब से, ब्याज कितना हो जाएगा? 64 रुपए। दूसरे वर्ष ब्याज लगेगा 512 रुपए के ऊपर 1/8 के हिसाब से, ब्याज कितना? 64 रुपए। लेकिन दूसरे वर्ष पहले वर्ष के ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। 64 रुपए के ऊपर 1/8 के हिसाब से ब्याज कितना? 8 रुपए हो गया। अब बारी आई तीसरे वर्ष की। तीसरे वर्ष 512 रुपए के ऊपर 1/8 के हिसाब से ब्याज कितना बना? 64 रुपए। लेकिन तीसरे वर्ष पहले और दूसरे वर्ष के ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। 64 रुपए के ऊपर 1/8 के हिसाब से ब्याज कितना? 8। दूसरे वर्ष के 64 रुपए के ऊपर 1/8 के हिसाब से ब्याज कितना? 8 और दूसरे वर्ष के 8 रुपए के ऊपर 1/8 के हिसाब से ब्याज कितना बना? 1 रुपए हो गया। तो यहाँ पर जो हमें ये टोटल वैल्यू मिली है, ये क्या है? आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। अब इसमें से अगर मैं सिर्फ पहली लाइन को हटा दूं, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट मैंने हटा दिया। तो 8 रुपए, 8 रुपए, 8 रुपए और 1 रुपए, 8 रुपए, 8 रुपए, 8 रुपए और 1 रुपए, ये क्या बना? 25 रुपए आपका 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। हमारा कितना? 25, असल में कितना दिया है? 125। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 5। 512 को भी 5 से गुणा कर देते हैं, 12 पंजे 60, 5 गुणा 5 25, मूलधन कितना निकल कर आएगा? 2560 रुपए निकल कर आएगा। अब क्वेश्चन में वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारी टिक लगती है कि कहाँ पर हमें क्वेश्चन को फॉर्मूले से सोल्व करना है, कहाँ पर हमें क्वेश्चन को टेबल मेथड से या ट्री मेथड से सोल्व करना है। और इसी तरीके की वीडियो के लिए जुड़े रहिए रोजगार विद अंकित डिफेंस यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद।